कल हम लोगों ने डिस्कस किया कंटेनर। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे क्यूबरनेटीज की। मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखो, क्यूबरनेटीज क्यूबरनेटीज को मार्केट में क्यों लाया गया? क्यूबरनेटीज को लोग ना K8s भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? K8s। इसको K8s क्यों बोलते हैं? K, U for 1, B for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और S। मतलब K ले लो और लास्ट का S ले लो, और बाकी कितने हो गए? देखा जाए तो 8। कितने हो गए? 8। UBER 4, NETE 4, तो 8 हो गए। तो लोग इसको क्या बोलते हैं? एट है। ठीक है। अब देखो क्या होता है। कंटेनर तो हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि कंटेनर क्या है। ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन आइसोलेट हो रही है तो हम लोग उसको कंटेनर कह रहे हैं। और अब बात आती है कंटेनर मैनेजमेंट की। ठीक है। कि उस कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन रखनी है, उस कंटेनर की ड्यूरेबिलिटी कैसे मेंटेन रखनी है, उस कंटेनर की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे मेंटेन रखनी है। बोला जाए तो पूरा कंटेनर मैनेजमेंट। तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए प्रॉपर तरीके से कंटेनर मैनेजमेंट टूल मार्केट में है, जैसे डॉकर कम्युनिटीज वालों ने डॉकर सॉम लॉन्च करके दिया। ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे टेराफॉर्म के थ्रू भी आप कंटेनर को मैनेज कर सकते हो। और ऐसी क्यूबरनेटिस मार्केट में है जिसके थ्रू हम लोग कंटेनर को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मोस्ट डिमांडिंग कंटेनर मैनेजमेंट टूल जो है वो मार्केट में है क्यूबरनेटिस। ठीक है। गूगल कंपनी ने इसे डेवलप किया था और अपनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इन्होंने बहुत सालों तक इसे यूज़ किया और फिर इन्होंने पब्लिक को डोनेट किया। और जब भी कोई मार्केट में पब्लिक को डोनेट होती है तो उसके न्यू वर्जन्स, अपग्रेडेशंस, मॉडिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो लिनक्स फाउंडेशन के अंदर, लिनक्स फाउंडेशन आप सभी जानते हो कि उसके अंदर CNCF वाले इसका पूरा अपग्रेडेशन, मेंटेन, सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। और इसके एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं CNCF वाले। तो एक बहुत अच्छा इनका कैरिकुलम है कि कोई भी, हर कंपनी अगर देखा जाए तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। और जब वो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है हर कंपनी, तो मैनेजमेंट टूल भी चाहिए। और मैनेजमेंट टूल के लिए मोस्ट डिमांडिंग टूल मैंने आपको बता दिया क्यूबरनेटिस है। तो हर कंपनी क्यूबरनेटिस को यूज़ करती है कंटेनर को मैनेज करने में। ठीक है। अब सवाल आता है कि कंटेनर को मैनेज करने के लिए कंपनी किस लेवल के बंदे को हायर करती है। सबसे बड़ा चैलेंज है ये, सबसे बड़ा अंडरस्टैंड हमें पहले होना चाहिए कि यार कंपनी के अंदर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, हर एप्लीकेशन कंटेनर कंसेप्ट पे डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है। कंटेनर क्या होता है कल हमने बात कर लिया। फिर कंटेनर को मैनेज करने के लिए टूल चाहिए और सबसे पावरफुल डिमांडिंग टूल कुबरनेटिस है। तो जिस कंपनी के अंदर कंटेनर और कुबरनेटिस चल रहा है वो कंपनी किस टाइप के बंदे को हायर करे।
सबसे पहली सबसे पहला सवाल ये है। सबसे पहले तो वो कंपनी देखती है कि यार जिस भी बंदे को हम लोग हायर कर रहे हैं उस बंदे को उस पर्टिकुलर टूल के ऊपर नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीजें देखी जाती है। अब बात करते हैं सीएनसीएफ की पहले। सीएनसीएफ कहता है कि अब देखो सीएनसीएफ वालों ने ही पूरा सिलेबस डिजाइन किया है। तो सीएनसीएफ वाले कहते हैं कि जो भी बंदा अगर क्यूबरनेटिस के ऊपर काम करना चाहता है, क्यूबरनेटिस में वर्क करना चाहता है, कंपनी के अंदर जिस कंपनी में क्यूबरनेटिस चल रहा है उस इन्वायरमेंट में अगर वर्क करना चाहता है, तो उसे 3 ट्रैक से होकर गुजरना पड़ेगा। ट्रैक नंबर फर्स्ट CKA, ट्रैक नंबर 2 CKAD एंड ट्रैक नंबर 3 CKS। 3 ट्रैक इन्होंने डिजाइन किए। 3 ट्रैक का मतलब क्या हुआ कि क्यूबरनेटिस का जो सिलेबस है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। CKA, CKD एंड CKS। CKA का मतलब क्या हुआ? सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। CKAD का मतलब क्या हुआ? सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपमेंट। CKS का मतलब क्या हुआ? सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी। क्या? सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी। जस्ट एक मिनट। ठीक है, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिन। अब देखो क्या होता है कि सीके में हम लोग कवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट, सीकेडी में हम लोग कवर करते हैं डेवलपमेंट का पार्ट, और सीकेएस में हम लोग कवर करते हैं सिक्योरिटी का। अब यहाँ पर जो सीके का सिलेबस डिजाइन इन्होंने किया है, अगर कोई भी स्टूडेंट सीके का सिलेबस फॉलो करता है, तो अगर आपने सीके का सिलेबस फॉलो किया तो सीके का 70%, कितना? 70% कंटेंट आपका सीके में कवर हो जाता है। कितना? 70%। और 30% आपका सिलेबस सीकेएस का कवर हो जाता है। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट सीकेए की ट्रेनिंग करता है, किसकी ट्रेनिंग करता है? सीकेए। किसकी ट्रेनिंग करता है? सीके। तो सीकेए की ट्रेनिंग में सीकेएडी का 70% पार्ट कवर हो जाता है और सीकेएस का 30% पार्ट कवर हो जाता है। ठीक है। तो कल को अगर आप सीके करने के बाद सीकेडी का अगर आप प्लान करते हो तो आपका 70% पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है, ओनली 30% पार्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। और सीके एस का 30% पार्ट ऑलरेडी सीके में आपने कवर कर लिया, 70% पार्ट आपको ऑलरेडी कवर करने पड़ेंगे। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी सर, कंफर्म करो। यस यस यस। तो ये सिलेबस किसने डिजाइन किया? सीएनसीएफ वालों ने। इस तरीके से अगर हम लोग इनके एग्जाम्स की बात करें तो हर सीके का एग्जाम अलग होता है, सीकेडी का एग्जाम अलग होता है और सीकेएस का एग्जाम आपका अलग होता है। एक मिनट। हर किसी का एग्जाम इंडिविजुअल होता है। एग्जाम की बात करें तो पर एग्जाम का कॉस्ट आता है $395। कितना? $395 एक एग्जाम का। ऑफर वगैरह चलते रहते हैं इनके, 30%, अगर वाउचर वगैरह लगाओगे तो आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली $395 का इनका एक एग्जाम पड़ता है। ठीक है। तो सीएनसीएफ वाले कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर क्यूबरनेटिस में इन्वायरमेंट में वर्क करना चाहता है तो उसे
ये तीन ट्रैक पता होना चाहिए, CKA, CKAD एंड CKS, तीनों। ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस आपका है तो। अब कई बार बंदे बोलते हैं क्या हम यहाँ पर CKA को करने के बाद जॉब स्विच कर सकते हैं, या फिर हमें तीनों करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये। अगर कोई स्टूडेंट, अगर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट फ्रेशर है, क्या है, फ्रेशर, उसको अभी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उसने जस्ट कॉलेज से पास आउट किया और 6 महीना या साल भर का कहीं इंटर्नशिप किया, और अब वो अपनी जॉब पे जा रहा है, तो वो स्टूडेंट CKA करना करके अगर जॉब ट्राई करता है तो उसके लिए सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में वो जाएगा, उस कंपनी को पता है ये तो फ्रेशर है, इसने 6 महीने की इंटर्नशिप कहीं से करके आया है। अगर वो तीनों चीजें कर भी लेता है तो कंपनी को पता है कि हम अभी उसे उस लेवल का काम नहीं देंगे, हम अभी स्टार्टिंग में उसे उस लेवल का काम नहीं देंगे। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट CK के ओनली करके जाता है तो उसके लिए सफिशिएंट है, उसकी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी अगर वो CK किया और उसकी सर्टिफिकेशन उसने डन कर लिया, क्योंकि उस स्टूडेंट को कंपनी हायर करेगी एज अ हेल्पर। मतलब हेल्पर का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी कुबरनेटिस की टीम होगी, उस टीम के अंदर वो जस्ट सपोर्ट करेगा सीनियर पर्सन की, कि छोटे मोटे काम उसको दिए जाएंगे, यार ये कर लो वो कर लो, अंडरस्टैंडिंग टर्म्स टेक्नोलॉजी वर्ड्स। जब भी कोई सीनियर पर्सन उसे कोई पर्टिकुलर टास्क देगा तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा, हाँ ये काम दिया गया, ये काम दिया गया। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस पर्सन की, ये तो फ्रेशर का हो गया। यहीं पे हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस का, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके पास 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, जिसके पास 15 साल का वर्किंग, जिसके पास 20 साल का वर्किंग है, जिसके पास 25 साल का वर्किंग है, जिसके पास 30 साल, जिसके पास 35 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। अब ये वर्किंग एक्सपीरियंस किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ IT इंडस्ट्री की। ठीक है, ये मैं आपको क्यूबरनेटिस की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी बंदा IT में कब एंटर किया, कोई 2000 में एंटर किया, 2005 में एंटर किया, कोई नेटवर्किंग में 10 साल से काम कर रहा है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे 20 साल से काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई लिनक्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई AWS के, जो भी है आपका है तो IT का ना। अगर आपका एक्सपीरियंस इस टाइप का है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, और फिर आप अगर क्यूबरनेटिस इन्वायरमेंट में अगर आप जा रहे हो, तो आप अगर ओनली CK करके जाते हो, बहुत डिफिकल्ट होगा आपको इंटरव्यू को निकालने में। इसका सबसे बड़ा जो मेन टेक्निकल रीजन है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेशर को ओनली CK के बेस पे रख लिया गया क्योंकि उसे पैकेज भी उसी लेवल का दिया जा रहा है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में। चलो 3 लाख कर लेते, थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई, 3 से 5 लाख के बीच में से सैलरी पैकेज देना है, तो कोई दिक्कत नहीं कंपनी में। लेकिन आप अगर 10 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो और आप ओनली CK का स्किल्स लेके जा रहे हो, तो कंपनी यहाँ पर आपको, कंपनी को पता है बंदा ऑलरेडी 10 लाख के पैकेज में बैठा हुआ है, तो इसको अगर मैं 3 से 5 लाख का पैकेज दूंगा, ये नहीं रहेगा। तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, ऑलरेडी आपके पास 12 लाख का पैकेज है, अब आप किसी कंपनी में जा रहे हो जहां कुबरनेटिस चल रहा है, वहां आपकी डिमांडिंग होगी 16 लाख की, या 15 लाख का पैकेज है वहां डिमांडिंग हो गई 20 लाख की। आपको ऑलरेडी 20 लाख का पैकेज है वहां डिमांड हो गई 25 की, आपको ऑलरेडी 25 लाख का पैकेज है वहां डिमांड हो गई आपकी 30 की। तो जो कंपनी आपको 30 लाख का पैकेज देगी वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेगी कि आप क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट में आइए और प्रोजेक्ट सेटअप करिए। क्या करिए? प्रोजेक्ट्स, मतलब उनके पास नया प्रोजेक्ट आ रहा है, पूरा क्लस्टर आपको इनिशियल स्टेज में बनाना है, क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको करानी है, टीम आपको दी जा रही है, ऑपरेशन वर्क आपको करना, पूरा प्रोजेक्ट आपको हाथ में दे दिया है, राइट। और वहां पे अगर आप ओनली CK का स्किल्स लेके जा रहे हो तो वहां पे मैच नहीं होगा, आपको हमेशा वहां से आंसर में क्या मिलेगा? नो। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको CK बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ओनली CK की स्किल्स को लेके हम क्लस्टर पूरा कंप्लीटली नहीं लगा सकते, प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकते पूरे। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है? पूरी कंप्लीट नॉलेज लेके जानी पड़ेगी।
तब जाकर आपका एक्सपीरियंस और आपकी डिमांड का पैकेज, सैलरी पैकेज उस कंपनी से मैच करेगा। उसके बाद फिर वो आपका इंटरव्यू परफेक्ट तरीके से लेंगे और देन उसके बाद आप प्लेस करोगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है मेरा, कि अगर आप क्यूबरनेटिस फील्ड में आ चुके हो तो सिर्फ सी के ए को करके नहीं रुकना। ठीक है। नहीं तो वही होगा, सी के आपने कर लिया, फिर आपने ट्राई किया, आपका पैकेज उतना है, जो आपकी डिमांडिंग है वो मैच नहीं हो रही। वो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया सारी टेक्निकल। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? हाँ जी सर। Yes, sir. चलो अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्यूबरनेटिस के अंदर। सबसे पहले अगर आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? क्लस्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लस्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लस्टर। सबसे पहला सवाल, क्लस्टर क्या होता है? देखो, अगर आपके पास एक मशीन है, सिंपल सी मशीन है, इस मशीन पे आपने एक कंटेनर बनाया। ठीक है। इस कंटेनर पे आपने अपनी एप्लीकेशन डाली और आपने किसी भी तरीके से इस कंटेनर को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। तो बाहर से आपके कस्टमर हिट करने लगे, कंटेनर पे आने लगे और रिस्पॉन्स होने लगा और प्रॉपर चलने लगा। अगर ये कंटेनर डाई हो जाता है तो एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। तो एप्लीकेशन कंटेनर पे चल रहा है। कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आप कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी सेटअप कर सकते हो। मतलब 2 कंटेनर लगा सकते हो सेम एप्लीकेशन के लिए, 3 कंटेनर लगा सकते हो सेम एप्लीकेशन के लिए। तो सेम एप्लीकेशन के लिए 3 कंटेनर चल रहे हैं, तो आपका कस्टमर हिट करेगा तो आपके बैकएंड में 3 कंटेनर है। एक कंटेनर अगर डाई होता है या डैमेज होता है, टेक्निकल रीजन से डाउन टाइम में चला जाता है, तो दूसरा कंटेनर अवेलेबल है ट्रैफिक को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये तो हो गई कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी, राइट। लेकिन मान लो अगर आपका कंटेनर जिस नोड में चल रहा है वो नोड ही यहाँ से डाउन हो जाए, तो अगर नोड ही डाउन हो गया, नोड के में ही कोई इशू आ गया, मशीन में ही कोई इशू आ गया, तो फिर उस मशीन के अंदर चलने वाले 3 कंटेनर डाउन चलेंगे, तो आपको हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो कंटेनर है वो एक नोड में नहीं, एक से मिनिमम 2 नोड में सेटअप रखते हैं। कि भाई अगर हमारे 3 कंटेनर है जिसमें से 2 कंटेनर यहाँ चल रहे तो एक कंटेनर यहाँ चल रहा है, अगर नोड आउटेज होता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के कंटेनर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब नोड बेस हाई प्रियोरिटी देखा जाए। तो अगर हम लोग एक ही एप्लीकेशन को रन करने के लिए मिनिमम 2 मशीन का इस्तेमाल करते हैं, 2 नोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर का हिंदी हिंदी मीनिंग निकाला जाए तो क्या होता है? ग्रुप, समूह। समझ आ रही मेरी बात है? तो एक नोड को लेकर भी आप चाहो तो अपनी क्यूबरनेटिस की एप्लीकेशन लोड कर कर कंटेनर मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर वो नोड ही डाउन चला गया तो फिर कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन करने के लिए मिनिमम 2 मशीन का यूज करते हैं। 2 से ज्यादा भी आप ले सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब एक से ज्यादा नोड हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं हम लोग? क्लस्टर। ठीक है। क्या कहते हैं? क्लस्टर। समझ आ गई सर? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? क्लस्टर सेटअप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्यूबरनेटिस का केएटएस का क्लस्टर सेटअप करना पड़ता है। ठीक है। क्या करना पड़ता है? क्लस्टर सेटअप करना पड़ता है। अब बात करते हैं क्लस्टर सेटअप की। तो क्लस्टर सेटअप, आपको 2 मेथड मिलते हैं क्लस्टर सेटअप करने के। मेथड नंबर फर्स्ट, हार्डवे मोड। क्या मिलता है? हार्डवे मोड। सेकंड, कंट्रोल प्लेन मोड। क्या? कंट्रोल प्लेन मोड।
समझ आई? हार्डवेयर मोड और कंट्रोल प्लेन मोड। दोनों में डिफरेंस क्या है? हार्डवेयर मोड और कंट्रोल प्लेन मोड में क्या डिफरेंट है अगर हम लोग देखें तो? अब क्या होता है क्यूबरनेटिस के में, अगर हम लोग क्लस्टर सेटअप करने जा रहे हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट, कि जब आपके क्लस्टर सेटअप होने के बाद उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे, जैसे एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, अभी बात करेंगे आगे सब क्या करते हैं कैसे करते हैं, अदर वर्कर नोड, ये सारे कंपोनेंट्स जो आपस में कम्युनिकेट होंगे, तो इनके बीच में भी हमें ऑथेंटिकेशन सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वर्कर नोड आपके मास्टर नोड से ऐसे ही कम्युनिकेट करेगा, या क्लस्टर के अंदर कंपोनेंट्स चल रहे हैं, एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, अदर कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं बात करेंगे आगे। ये सारे कंपोनेंट्स जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, राइट? मल्टीपल टाइप्स के ऑथेंटिकेशन होते हैं, टीएलएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो भी ऑथेंटिकेशन आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास सबसे पहले ऑथेंटिकेशन सर्वर होना चाहिए। मतलब क्लस्टर सेटअप करने से पहले सबसे पहले मैं ऑथेंटिकेशन सर्वर यहाँ पर लगाऊंगा साइड में। ऑथेंटिकेशन सर्वर मान लो मैं एलडेप लगा सकता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी लगा सकता हूँ, या मैं टोकन सर्वर लगा सकता हूँ जहाँ पे टोकन जनरेट कर रहा हूँ मैं, या मैं टीएलएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा सकता हूँ जहां पर मैं सर्टिफिकेट का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, सीए सर्टिफिकेट। तो वहां पर मुझे एक सर्वर लेना पड़ेगा जहां पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बनाना पड़ेगा, और सारे कंपोनेंट्स के लिए सर्टिफिकेट मुझे जनरेट करना पड़ेगा उस अथॉरिटी सर्वर से अप्रूव करके। तो मतलब पहले मुझे यहाँ साइड में क्या करना पड़ेगा, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन सर्वर यहाँ पे सेटअप करूंगा, या तो आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से सर्टिफिकेट ले सकते हो जिसके थ्रू आप अदर सर्टिफिकेट जनरेट करोगे, या फिर आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो, और जो आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करोगे और उसी सर्टिफिकेट से आप अदर सर्टिफिकेट जितने भी बनेंगे उनको साइन करके दो। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है? उसमें मोटा मोटी होता क्या है, अगर मैं सेल्फ साइन की बात करूं, अगर क्लस्टर लोकल है प्राइवेट है तो सेल्फ साइन ही चलता है ज्यादातर। ठीक है? हम किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से नहीं लेंगे। उसमें क्या होता है कि हम एक की बनाते हैं, और की के बाद हम लोग सीएसआर बनाते हैं, सर्टिफिकेट साइन इन रिक्वेस्ट, और फिर हम लोग एक सीए सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। ठीक है? सीए सर्टिफिकेट। अब कल को क्या होता है कि हम लोग के अदर कंपोनेंट्स क्लस्टर के अंदर, जैसे एपीआई हो गए, डेटाबेस हो गए, या अदर वर्कर नोड हो गए, जो भी हो गए, राइट? तो उन सारे, उनके लिए जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वो सारे सर्टिफिकेट इस सीए सर्टिफिकेट से अप्रूव्ड होगा, वो सारे सीए सर्टिफिकेट से अप्रूव्ड होगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपोनेंट है एपीआई सर्वर, क्या क्यूब हाइफन एपीआई सर्वर, मेरे पास एक कंपोनेंट है ईटीसीडी डेटाबेस, क्या होता है आगे बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है? मेरे पास एक कंपोनेंट है क्यूब प्रॉक्सी, मेरे पास एक कंपोनेंट है वर्कर नोड, क्या है? वर्कर नोड। तो मैंने यहां पर क्या किया, क्यूब प्रॉक्सी के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करना, डेटाबेस के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करना, क्यूब प्रॉक्सी के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करना, वर्कर नोड के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करना। तो ये सारे सर्टिफिकेट अप्रूव किसके थ्रू होंगे? सीए सर्टिफिकेट के थ्रू। किसके थ्रू? सीए सर्टिफिकेट के थ्रू अप्रूव्ड होंगे, राइट? तो क्लस्टर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स को सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे सर्टिफिकेट इसके थ्रू अप्रूव्ड होंगे, तो एक चेन में बन जाते हैं। समझ आ गई? आगे बात करेंगे इसके बारे में मोटा मोटी, अभी यहीं पे यहीं पे रोको इसको, क्योंकि क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी का जो हमारा कोर्स होता है CKS, वहां पर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है। अभी मोटा मोटी बस इतना ही समझो कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। क्लस्टर सेटअप करने से पहले हमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है? ऑथेंटिकेशन, या तो यूजर नेम पासवर्ड एलडैप सेटअप कर लो, एक्टिव डायरेक्टरी कर लो, टोकन बेस कर लो, सर्टिफिकेट बेस कर लो, तो भी आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद आपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर आपने लगा लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पास मान लो एक नोड है, दो नोड है, मल्टीपल मिनिमम दो नोड तो हो गई अगर आप क्लस्टर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो, 10 नोड है, 100 नोड है, जितने भी नोड है, हर नोड में आपको एक आईपी एड्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस इंस्टॉल करने के बाद
आपको सारे नोड को आपस में कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सारे नोड को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नोड के ऊपर ओएस डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या डालना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना पड़ेगा हर नोड के ऊपर। अब सवाल उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए? राइट, लिनक्स होना चाहिए, विंडोज होना चाहिए? तो जो आपका मास्टर नोड होगा, ठीक है, जो आपका मास्टर नोड होगा वहां पे आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। बाकी अदर जो वर्कर नोड है वहां पर विंडो आप रख सकते हो। और विंडो कब रखोगे वर्कर नोड में? अगर मान लो कोई ऐसी एप्लीकेशन है आपकी जो विंडोज बेस है, मतलब वहां पर विंडोज, उस कंटेनर के अंदर विंडोज बेस एप्लीकेशन जाएगी, तो वहां पर आप विंडो रखिए। लेकिन अगर आपकी कोई ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ठीक है, तो फिर आप लिनक्स रखिए। और मोस्टली क्यूबरनेटिस यूज करने वाले कंपनियां ओपन सोर्स एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करती हैं, तो मोस्टली ज्यादातर जो देखने मिलता है वो लिनक्स ही मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ओएस भी हमने डाल लिया, आपस में कम्युनिकेशन भी हो गई। अब सवाल उठता है कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए मिनिमम 2 GB रैम, और मिनिमम 2 कोर सीपीयू, और मिनिमम 10 GB फ्री स्पेस हार्ड ड्राइव। फ्री स्पेस हार्ड ड्राइव का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद 10 GB का स्पेस खाली होना चाहिए। तो 2 GB रैम, 2 कोर सीपीयू हर नोड में होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अब आपको क्यूबरनेटिस सेटअप करना है। तो क्यूबरनेटिस सेटअप करने के लिए आपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर खुद बनाया, राइट? अब क्यूबरनेटिस सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग मास्टर नोड को सेटअप करते हैं, और मास्टर नोड को सेटअप करने के लिए जो मास्टर नोड के अंदर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एपीआई सर्वर, ईटीसीडी डेटाबेस, राइट, क्यूब शेड्यूलर, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। म्यूट करो करो वहां से, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। म्यूट करो भाई वहां पे। क्या? ये मेजर कंपोनेंट्स आपके होते हैं, ठीक है, मास्टर नोड के लिए अंदर। अब सवाल उठता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इसको आप सेटअप कैसे कर रहे हो? क्यूब प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कर रहे हो? क्यूब एपीआई सर्वर, सॉरी, प्रॉक्सी तो बाद में यूज करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा क्यूब एपीआई सर्वर। क्या लिखना पड़ेगा? क्यूब एपीआई सर्वर। मैंने ओनली क्यूब सर्वर लिख दिया। क्या? क्यूब एपीआई सर्वर, ठीक है। तो सवाल उठता है कि क्यूब एपीआई सर्वर आप सेटअप कैसे कर रहे हो, डेटाबेस आप सेटअप कैसे कर रहे हो, क्यूब शेड्यूलर आप कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर आप कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो? अगर आप यहां पर डेटाबेस को मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हो, अगर आप क्यू प्रॉक्सी को मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हो, नीचे लिख देते हैं क्यू प्रॉक्सी, आगे तो रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, बार बार वर्ड पे माउथ में आ रहा है, क्यू प्रॉक्सी, ठीक है। अगर आप क्यू प्रॉक्सी को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कंट्रोलर मैनेजर को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, शेड्यूलर को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो ये जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर मोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हार्डवेयर मोड। इस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इन सारे कंपोनेंट्स के लिए आप सर्टिफिकेट जनरेट करते हो। क्यूब एपीआई सर्वर के लिए की बनाएंगे हम लोग खुद से, सीएसआर हम लोग बनाएंगे खुद से, और इसकी सर्टिफिकेट बनाएंगे हम लोग खुद से, सीआरटी। और इस सर्टिफिकेट बनेगी तो इस सर्टिफिकेट को अप्रूव हम लोग इससे कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूब प्रॉक्सी की बाइनरी को हम लोग डाउनलोड करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं, अगर आपको एनएफएस सर्वर बनाना है तो आप एनएफएस की बाइनरी लेके आते हो ना पहले, एम इंस्टॉल एनएफएस, वैसे ही क्यूब एपीआई सर्वर की बाइनरी अपलोड करोगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आप खुद से बनाओगे, उसकी सर्विस आप खुद से सेटअप करोगे सिस्टम डी के अंदर जाके, उसका डीमन आप खुद से स्टार्ट करोगे, उसका डीमन आप इनेबल करोगे, तब जाकर आपका क्यूब एपीआई सर्वर स्टार्ट होगा।
ऐसी डेटाबेस की बाइनरी आप लोड करोगे, आप डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करोगे, डेटाबेस की सर्विस आप क्रिएट करोगे, डेटाबेस का डेमन स्टार्ट करोगे, इनेबल करोगे। ऐसे हम लोग एक एक करके हर एक कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं आपको जस्ट डमी के रूप में दिखाना चाहता हूँ। ये इस तरीके से ये हमें सेटअप करना पड़ता है, आप देख सकते हो। एक एक कंपोनेंट्स के लिए सर्टिफिकेट बनाई जा रही है। ये डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये डेटाबेस की सर्टिफिकेट है। ये डेटाबेस को मैं सिस्टम डी के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो डेटाबेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट ईटीसीडी, देख सकते हो। इनेबल कर रहा हूँ, स्टेटस देख रहा हूँ। मैं क्यूब एपीआई सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये उसकी बाइनरी को डाउनलोड कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ क्यूब एपीआई सर्वर का सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहा हूँ, और ये मेरी क्यूब एपीआई की सर्विस सेटअप कर रहा हूँ। फिर बाद में सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्यूब एपीआई सर्वर बना रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग एक एक चीज मैनुअल करते हैं, एक एक चीज। और जब एक एक चीज आप मैनुअल करते हो तो आपको पता लगता है कि कुबरनेटिस का क्लस्टर बैकएंड में किस तरीके से सेटअप होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं हार्डवेयर मोड। और ये पूरा सेटअप करने के लिए एक तो आपकी लिनक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पूरा कुबरनेटिस लिनक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लिनक्स आपका स्ट्रांग चाहिए, और 8 to 10 आवर्स आपको चाहिए कंटिन्यू, अगर आप हार्डवेयर मोड से क्लस्टर सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा मेथड होता है, इतना माथा पच्ची क्यों करें, आपके पास कंट्रोल प्लेन मोड है। क्या है? कंट्रोल प्लेन मोड। कंट्रोल प्लेन मोड में क्या है कि सीएनसीएफ वालों ने आपको बोला, हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम आपको स्क्रिप्ट बना के दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस रन कर देना उस स्क्रिप्ट को। वो स्क्रिप्ट काइंड ऑफ क्यूब एडीएम एक कमांड है, क्यूब एडीएम इनिट। आपको ये कमांड मास्टर नोड पे जाके रन कर देना है। आप जो जो क्लस्टर सेटअप करने के लिए मैनुअल कर रहे थे, यहाँ क्यूब एडीएम इनिट कमांड आपके लिए सब कुछ बना देगा, ऑटोमेशन। एपीआई बना देगा, कॉन्फ़िगर कर देगा, डेटाबेस बना देगा, कॉन्फ़िगर कर देगा, शेड्यूलर बना देगा, कॉन्फ़िगर कर देगा, कंट्रोलर मैनेजर बना देगा, सब कुछ बना देगा, आपस में इंटीग्रेट कर देगा। विद इन ए 5 मिनट्स आपको क्लस्टर बना के दे देगा। विद इन 5 मिनट्स में आपका मास्टर नोड रेडी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सभी को? Yes, yes. ये एक इंडिविजुअल का फंक्शन क्या होता है सर इसमें, और कर रहे हैं आप, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर? बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। समझ आई? अब देखो, इनके फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, इनका फंक्शन क्या होता है देखो। अगर हम लोग डेटाबेस की बात करें, किसकी बात करें? डेटाबेस की। ठीक है। तो आप क्लस्टर के अंदर, कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, जो भी टास्क, इंस्ट्रक्शन पास करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन जाके आपके डेटाबेस में जाके स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है? डेटाबेस में। अब जैसे मैं कोई कंटेनर बना रहा हूँ, कोई पॉड बना रहा हूँ, क्यूबरनेटिस के अंदर कोई भी रिसोर्सेज बना रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन ईटीसीडी डेटाबेस में जाकर स्टोर होगी। आप डेटाबेस तो आप जानते हो कहाँ जाके स्टोर होती है? डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एपीआई का क्या काम। अब इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं क्लस्टर के अंदर, मास्ट वर्कर नोड है, ठीक है, एपीआई है, डेटाबेस है, कंट्रोलर मैनेजर है, क्यू प्रॉक्सी, आगे बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपकी जॉब लगी, आप कंपनी में गए, आप एक क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप भी अगर क्लस्टर को कोई इंस्ट्रक्शन पास करना चाहते हो,
तो सबसे पहले आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एपीआई के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? एपीआई के पास। किसके पास जाएगी सर? एपीआई के पास। ठीक है। एपीआई यहां पर क्या करेगा? एपीआई देखेगा, सबसे पहले एपीआई देखेगा कि आप ऑथेंटिकेट हो या नहीं हो। आपको एपीआई के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप ऑथेंटिकेट हो या नहीं। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन चेक होती है। तो क्लस्टर के अंदर कोई भी एक्टिविटीज होनी है थ्रू द एपीआई। इवन क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर कोई टास्क देना चाहता है, एपीआई पे चाहिए। वर्कर नोड किसी दूसरे नोड से बात करना चाहता है, एपीआई के पास चाहिए। एपीआई काइंड ऑफ, एक बोला जाए तो रिसेप्शन बोल सकते हो। जैसे आपकी ऑफिस में रिसेप्शन होता है ना, कि कोई भी बंदा बाहर से आए, किसी भी डिपार्टमेंट के पास जाना है, सबसे पहले रिसेप्शन के पास आएगा, वहां एंट्री करेगा, अपनी आइडेंटिटी चेक कराएगा, अपना वेरिफिकेशन कराएगा। अगर वो वैलिड पर्सन है तो फिर उसे आगे फॉरवर्ड की जाती है। तो वैसे ही होता है। तो सबसे पहले एपीआई के पास रिक्वेस्ट जाएगी, एपीआई ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। ऑथेंटिकेशन के साथ साथ वो ऑथेंटिकेशन के बाद एथोराइजेशन चेक करेगा कि ठीक है भाई, आप ऑथेंटिकेटेड तो हो, लेकिन एथोराइजेशन क्या है, आपको परमिशन क्या है, क्लस्टर के अंदर आके क्या कर सकते हो आप, कि पॉड बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्या रिसोर्स बना सकते हो, क्या रिसोर्स नहीं बना सकते, लाइक एथोराइजेशन चेक होगा। इसके बाद एडमिशन कंट्रोल चेक होगा। उसके बाद स्कीमा वैलिडेशन चेक होगा। स्कीमा वैलिडेशन बोले तो सिंटैक्स, कि आप जो रिक्वेस्ट लेके आए हो उसका सिंटैक्स परफेक्ट है या नहीं है, कहीं कोई कमांड में एरर तो नहीं है, कोई ऐसी कमांड तो आप नहीं दे रहे हो जो एपीआई के डेटाबेस में है ही नहीं। तो एपीआई से चेक होता है। एपीआई क्या करता है? उसे फॉरवर्ड करता है डेटाबेस पे, और एपीआई डेटाबेस को फॉरवर्ड करता है जो भी इसके पास इंस्ट्रक्शन आता है। और डेटाबेस क्या करता है? उसको अपने अंदर स्टोर करता है की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? हाँ सर। एपीआई और डेटाबेस का काम क्या, क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर डेटाबेस ने क्या किया? स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद वापस एपीआई को इन्फॉर्म कर देता है। अब मान लो कोई इंस्ट्रक्शन आपने पास किया जिसके अंदर कंप्लीट वैल्यू डिफाइन नहीं है, 70% वैल्यू डिफाइन है, 70% वैल्यू प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। तो मान लो आप कोई पॉड बनाना चाहते हो, ठीक है? तो आपने पॉड बनाने के लिए आपने पॉड का नाम दे दिया, आपने पॉड के अंदर कौन सा कंटेनर वो नाम दे दिया, पॉड क्या होता है आगे बात करेंगे, और उस कंटेनर के अंदर कौन सी इमेज जानी है वो आपने इमेज का नाम दे दिया। तो एपीआई ने आपकी रिक्वेस्ट देखा कि आप ऑथेंटिकेट हो, जहां से रिक्वेस्ट आई ऑथेंटिकेशन था आपके पास, आप ऑथेंटिकेट थे एपीआई से, तो आपको अलाउ कर दिया उसने। फिर आपको अथोराइजेशन चेक किया कि हाँ भाई, आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो आप क्रिएट करने के लिए आए हो, तो आप क्रिएट कर सकते हो, परमिशन है। फिर एडमिशन कंट्रोल तो ऑप्शनल होता है। स्कीमा वैलिडेशन टेस्ट किया उसने, हाँ भाई सिंटैक्स भी सही है, आपकी इंफॉर्मेशन गई और डेटाबेस में स्टोर हो गई। लेकिन इंफॉर्मेशन अभी आपके पास इनकम्प्लीट थी, 70% इंफॉर्मेशन थी, 30% इंफॉर्मेशन अभी प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। जैसे कि आपका जो पॉड है उसको आईपी क्या है अभी नहीं मिली, क्योंकि बनेगी तब मिलेगी, राइट? आपका पॉड कौन से नोड में बनेगा वो अभी नहीं है, वो जब बन जाएगा तब पता लगेगा। तो डेटाबेस में उसे स्टोर किया, स्टोर करने के बाद एपीआई को बता दिया। एपीआई ने क्या किया? एपीआई शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को देता है। तो शेड्यूलर नाम का जो कंपोनेंट्स होता है उसका क्लस्टर पे ये काम होता है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसको कौन से नोड में रखना है, इस चीज का डिसीजन लेना। तो शेड्यूलर के अंदर कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जिसके बिहाफ में वो सिलेक्शन करता है कि उसको कौन से नोड में बनाना है, कौन से नोड में जाके वो क्रिएट होगा, कौन से नोड में जाके वो डिप्लॉय होगा पॉड। तो शेड्यूलर जो होता है वो अपने बाय डिफॉल्ट, अगर शेड्यूलर की मैकेनिज्म की बात करें तो फिल्टर और स्कोरिंग के बेस पे काम करता है। फिल्टर और स्कोरिंग, फिल्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई पॉड बनाने के लिए आपने बोला कि ये पॉड वहां जाके बनना चाहिए जिस नोड में एसएसडी हार्ड हो। तो शेड्यूलर फिल्टर करेगा कि कौन सा नोड में एसएसडी हार्ड है।
ऐसा नहीं कि किसी भी नोड में डाल देगा, नहीं। आपने इंस्ट्रक्शन देते टाइम एपीआई को क्या बताया, आपने कंडीशन बताया ना कि ये पर्टिकुलर पॉड उस नोड में बनना चाहिए जहां पर एसएसडी हार्ड डिस्क है। तो शेड्यूलर शेड्यूलर क्या करेगा, फिल्टर करेगा कि कौन से नोड में एसएसडी हार्ड डिस्क है। अब मान लो शेड्यूलर को 5 नोड ऐसे मिल जाते हैं जिसमें एसएसडी हार्ड डिस्क है, तो शेड्यूलर कंफ्यूज हो जाएगा, 5 में किस में डालूं। तो अब शेड्यूलर यहां पर क्या करेगा, स्कोर करता है, स्कोरिंग का कंसेप्ट यूज करता है। स्कोर में क्या देखता है कि भाई 5 नोड में एसएसडी हार्ड डिस्क है, अब वो देखता है कि हार्ड डिस्क तो एसएसडी 5 नोड में है। अब वो देखता है कि स्पेस किस पे जाता है, कौन सी हार्ड डिस्क में स्पेस जाता है, जिस हार्ड डिस्क में से स्पेस ज्यादा मिलेगा वहां पे डिसीजन ले लेता है। ठीक है। और ये भी देखता है कि नोड हेल्दी है, बहुत सारी टर्म्स होते हैं यहाँ पर जो आगे बात करेंगे। तो बेसिकली पॉड को कहाँ रखना क्या नहीं रखना ये शेड्यूलर करता है। तो इसलिए शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को हम लोग रखते हैं। हालांकि ये भी ऑप्शनल है, आप अपने पॉड को चाहो तो ऐसे भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि पॉड मेरा इस पर्टिकुलर नोड में जाके बनना चाहिए, मुझे ये सब चेक नहीं करना है, तो वो भी हो सकता है। बट एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि शेड्यूलर को रखिए। ठीक है, शेड्यूलर को रखिए। उसके बाद बात आती है कंट्रोलर मैनेजर की। तो अब कंट्रोलर मैनेजर का काम होता है कि आपके पॉड को प्रॉपर क्रिएट करवाना। किसका काम होता है, कंट्रोलर मैनेजर। समझ आई मेरी बात यहाँ पर। तो अब कंट्रोलर मैनेजर यहाँ पर कैसे बनवाता है पॉड को, अगर हम लोग देखें तो कंट्रोलर मैनेजर बनवाता है एजेंट के थ्रू। ठीक है। हर नोड में एक एजेंट चल रहा होता है, क्यूबलेट। क्या चल रहा होता है, क्यूबलेट। हर नोड में आपको एक एजेंट डालने पड़ते हैं क्यूबलेट के। ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जो आपका कंट्रोलर मैनेजर है, वो कंट्रोलर मैनेजर क्या करेगा, क्यूबलेट को इंस्ट्रक्शन पास कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, क्यूबलेट को इंस्ट्रक्शन पास कर देगा यहां पर कि भाई अब आपको पॉड बनाना है। ठीक है, क्या करेगा क्यूबलेट को। अब शेड्यूलर ने डिसीजन लिया था कि ये वाले नोड पे बनाना है, तो कंट्रोलर मैनेजर ने क्या किया, इस वाले नोड के क्यूबलेट को इंस्ट्रक्शन पास कर दिया। अब क्यूबलेट का काम होता है पॉड बनाना। पॉड क्या होता है आगे बात करेंगे, पॉड क्या होता है आगे बात करेंगे। तो क्यूबलेट यहां पर क्या करता है, सबसे पहले क्यूबलेट यहां पर क्या बनाएगा, एक पॉड बनाएगा। और पॉड के अंदर एक पोस्ट नाम का कंटेनर बनाएगा। कंटेनर मतलब वही प्रोसेस, उसको बाउंड्री के अंदर डालेगा। और उसके अंदर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी, उसके अंदर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। उसके बाद क्यूबलेट यहां पर क्या करता है, क्यूबलेट देखता है कि इसके, अब क्या होता है कि आप पॉड के अंदर जो कंटेनर आप बनवा रहे हो वो कैसे बनवा रहे हो। आप कोई ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हो क्या कंटेनर को बनाने के लिए, तो यस, कंटेनर को बनाने के लिए हम ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हैं जैसे डॉकर। कंटेनर क्या है, कल बताया ना मैंने आपको, किसी भी प्रोसेस को डब्बे के अंदर डालना। तो प्रोसेस को डब्बे के अंदर कैसे डाल रहे हो, मैनुअल डाल रहे हो या किसी ऑटोमेशन टूल को दे रहे हो। तो डॉकर को दे दिया आपने, डॉकर डाल देता है अपने आप। डॉकर के अलावा बहुत सारे, कंटेनर डी को दे रहे हो, पॉडमेन को दे रहे हो, क्रायो को, किसको दे रहे हो। तो मान लो मैंने यहाँ पर कंटेनर डी रखा है, क्या रखा है, कंटेनर डी। तो मैंने बोला कंटेनर डी को दिया मैंने। तो मैंने क्यूबलेट ने क्या किया, कंटेनर डी को ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया, क्यूबलेट ने किसको दिया, कंटेनर डी को ऑर्डर दे दिया। किसको दे दिया, कंटेनर डी। रन टाइम इंजन है ये, डॉकर में आप सब पढ़ के आए होंगे। इसलिए क्यूबलेट को करने के लिए डॉकर भी अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना, तब आपको कंटेनर के बारे में और अच्छे से पता लगता है। तो यहाँ किसको दे दिया, कंटेनर डी। अब कंटेनर डी के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, कंटेनर डी के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा तो आपको काम कैसे करना है। रेडी टू मूव इमेज कहां से पुल करके लानी है। अब इमेज क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक और, इमेज क्या होता है, इमेज क्या है। इमेज कुछ नहीं है सर, एक बोला जाए तो एक डायरेक्टरी बोल सकते हो आप, एक फाइल बोल सकते हो, एक जिप फाइल बोल सकते हो। मतलब इस
एक फाइल आपने बनाई, उस फाइल के अंदर बहुत सारे आपने प्रोसेस लिख दिए, एलएस कमांड लिख दिया, एपीटी गेट लिख दिया, बहुत सारे आपने प्रोसेस डाल दिए, बहुत सारे प्रोसेस आपने डाल दिए। क्या डाल दिए? प्रोसेस। लिनक्स के अंदर चलने वाले प्रोसेस आपने 10-20 प्रोसेस डाल दिए। और उस इसी ये सारे प्रोसेस आपने एक फाइल के अंदर लिखे ना, उस फाइल का आपने एक पैकेज बना दिया। क्या बना दिया? पैकेज। जैसे जिप फाइल होती है ना, जिप फाइल के अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं, रार के अंदर बहुत सारी डेटा होता है, वैसे ही होता है कि एक पैकेज बन गई। इस पैकेज के अंदर 20 कमांड लिखी हुई है, 20 इंस्ट्रक्शन, 20 प्रोसेस चलने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो इसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। और आपने इस इमेज को कहीं रेपोजिटरी सर्वर पर लोड कर रखा है। ये सब आपने डॉकर में पढ़ के आए होगे, रेपोजिटरी सर्वर इमेजेस वगैरह क्या होता है। तो कंटेनर डी को हमने बता दिया। अब आप इंस्ट्रक्शन देते टाइम, एपीआई सर्वर को इंस्ट्रक्शन देते टाइम आपने बता दिया उसे कि कौन सी इमेज उठानी है, एनजिनिक्स उठानी है, आपने पहले ही बता दिया। आप एपीआई को ऑर्डर देते टाइम आपने पहले ही बता दिया ना कि एनजिनिक्स इमेज उठानी है। तो कंट्रोलर मैनेजर ने क्यूबलेट को क्या बोला? पहले ही बता दिया, एनजिनिक्स। तो क्यूबलेट ने कंटेनर डी को बोला। कंटेनर डी ने क्या किया? देखा कि उसके अंदर रेपोजिटरी सर्वर लिंक क्या है, डॉकर हब है या कोई प्राइवेट है, जो भी है। तो कंटेनर डी वहां से क्या करेगा? उस इमेज को पुल करके लाएगा और इस पॉड के अंदर कंटेनर बनाएगा। कंटेनर वही है कि उस इमेज के अंदर जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो एक पैकेट, एक आइसोलेट बाउंड्री के अंदर रन होने लग जाएंगे। उसी को कंटेनर हम लोग बोल रहे हैं। तो क्यूबलेट ने यहां पर क्या किया? कंटेनर डी को दिया, कंटेनर डी ने क्या किया? कंटेनर बनवा दिया पॉड के अंदर। अब एक साइड क्यूबलेट यहां पर क्या करता है? एक साइड क्यूबलेट यहां पर क्या करता है कि जो पॉड है उसको आईपी देगा। क्या देगा? आईपी देगा। तो क्लस्टर के अंदर आईपी देने के लिए अलग कंपोनेंट चल रहा होता है, सीएनआई। सीएनआई के थ्रू आईपी मिलती है, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। तो क्यूबलेट यहां पर क्या करेगा? सीएनआई से एक एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करेगा। क्या करेगा? वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करेगा। एक यहां पर वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करेगा, और यहां पर एक ब्रिज चल रहा होता है, ब्रिज नेटवर्क। यहां पर एक क्या चल रहा होता है दोस्तों? एक यहां पर ब्रिज नेटवर्क चल रहा होता है, ब्रिज नेटवर्क। ठीक है। और अब यहां पर क्यूबलेट ने क्या किया? सीएनआई को दे दिया। मतलब क्लस्टर के अंदर सीएनआई चल रहा था ना, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस, जो पॉड वगैरह को आईपी देता है। तो क्यूबलेट ने सीएनआई को दिया। सीएनआई यहां पर एक क्या किया? सीएनआई ने यहां पर एक इंटरफेस क्रिएट किया, ETH0। वर्चुअल इंटरफेस है ये। क्या है? वर्चुअल इंटरफेस है। समझ आई? क्या है ये? वर्चुअल इंटरफेस। और इस एक वर्चुअल केबल के साथ इसको कनेक्ट किया। ठीक है। और इसके आगे के बहुत सारे बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हैं, उसके अंदर नहीं जा रहे, मोटा मोटी इतना देख लो कि क्यूबलेट ने इधर कंटेनर डी को ऑर्डर दिया कंटेनर बनाने के लिए, इधर आईपी वगैरह देने के लिए सीएनआई को ऑर्डर दिया। और इस तरीके से आपका एक कंटेनर तैयार हो गया, जिसको आईपी भी मिल गई, उस कंटेनर, सॉरी, एक पॉड तैयार हो गया, पॉड को आईपी भी मिल गई, पॉड के अंदर एक कंटेनर भी चल रहा है। और इस तरीके से आप कंट्रोलर मैनेजर ने आपके पॉड को तैयार करा दिया। और तैयार कराने के बाद वापस एपीआई को बता दिया कि पॉड बन चुका है, उसकी आईपी ये है, इंफॉर्मेशन ये है। अब एपीआई क्या करेगा? डेटाबेस को देगा, और डेटाबेस क्या करेगा? जो 30% इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट कर दिया। तो अब डेटाबेस के अंदर डिफाइन है कि एक पॉड इस पर्टिकुलर नोड के अंदर चल रहा है, उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो बाद में आप एपीआई को इंस्ट्रक्शन दे के कि भाई मुझे वो पॉट दिखाओ, एपीआई को दोगे, एपीआई डेटाबेस से फैच करके लाके दे देगा। समझ आ गई ये सारे कंपोनेंट्स का काम क्या है? अब ये सारे कंपोनेंट्स जब आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, एपीआई सर्वर, डेटाबेस, शेड्यूलर, कंट्रोलर मैनेजर, ये इवन ये सीएनआई, ये क्यूबलेट, ये कंटेनर डी, ये सब जब आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हो तब जाकर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस पता लगता है कि हाँ क्या है, कैसे चल रहा है। जब हम मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं करते तो हम जाते हैं क्यूबेटी मिनट को ऑर्डर देते थे, क्यूबेटी मिनट अपने आप बैकएंड में सब कुछ तैयार करके आपको फटाफट 2 से 3 मिनट में आपको प्रोवाइड कर देता है। क्लियर हुआ सर सभी को? हाँ जी। सर ये पॉज कंटेनर लो लेवल कंटेनर है क्या? वो उसका यूज क्या है पॉज कंटेनर का? क्या?
पॉज कंटेनर जो आपने बताया। जो पॉड आपका जो बनता है, पॉड के अंदर जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है वो पॉज कंटेनर के अंदर ही जाती है। तो पॉड के अंदर, ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो पॉज नाम का स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर नेटवर्क इंफॉर्मेशन स्टोर। Yes. तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट्स में तो आप लोग पूछ सकते हो। सर प्रॉक्सी का नहीं पता है ना? क्या? प्रॉक्सी। नहीं, प्रॉक्सी नहीं बताया। यस, बोलो बोलो सर। सर, ये जो सेकंड मेथड है, कंट्रोल प्लेन मोड, इसमें हम जो अलग अलग ओएस में, जैसे हमारा उबुंटू हो गया या हमारा सेंटोस हो गया या अमेजोन लिनक्स, ये अलग अलग इस टाइप से इनमें अलग अलग मेथड होते हैं क्या अलग इसको अलग मेथड होते हैं करने ना। के सेटअप? हाँ, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। और किसी को डाउट? सर हार्डवेयर, इस बार हार्डवेयर करेंगे सर, हार्डवेयर मोड से हार्डवेयर करने सेटअप। के लिए 10 घंटे चाहिए सर, उसका अलग से कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। देखा देखा, मैं वीडियो हाँ, देखा। अगर उस, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो सीके के अकॉर्डिंग है, तो हमें सिर्फ इस बैच में हम सीके ही कवर करेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, सो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मोड से अलग से कर रहा है सर। आई थिंक वो जो सेटअप करेंगे तभी पता चलेगा, मतलब एक एक कंपोनेंट कैसे जुड़ते हैं। सर जो बोले, अगर सबको रिक्वेस्ट अगर करेंगे तो सर करवाएगा। क्या बोलते हैं सर आप लोग? सर कोई कोई वीडियो अवेलेबल है क्या हार्डवेयर में? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं सर, सर कराने वाले हैं। सर अगर वो सब वीडियो से कर, लोग वो अलग वीडियो। अलग से कराएगा सर। सेपरेट सेशन चाहे तो ले सकते हैं सर, उसके लिए सेपरेट सेशन। हाँ, तो आप लोग सब 399 का है सर का प्लान, तो हाँ, करेंगे तो वो सब तो लोग प्रॉब्लम नहीं। हेल्प मिलेगा सबको। हाँ, वो तो प्रॉब्लम नहीं, वो सब वाला एक एक सेशन एक तो। हाँ, एक सैटरडे, फुल सैटरडे सर कवर कर सकते हैं। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए उस हार्डवेयर के लिए पहले ये सीपी जानना जरूरी है। नहीं नहीं, वैसा कोई जरूरत नहीं है। वो तभी तो उसमें एक एक कंपोनेंट पता चलेगा सर, एक एक, मतलब सर जो बोल रहे थे ना, एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट बताएगा तो डिटेल में रहेगा और बेटर रहेगा वो। तो आप लोग सब अगर कहे तो सर सैटरडे फिक्स करिए सर, तो हम लोग इतने आदमी हैं, अभी 19 मेंबर है। और 19 अगर आप लोग हो जाते तो 10-20 बंदे और इकट्ठा हो जाएंगे, कर लेंगे स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 19 में हम लोग से रेडी है सर, मतलब तो क्या अगर बोलते हैं सर, सब सब आदमी 90 मेंबर लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर देखो कहीं भी इंटरव्यू जाएगा ना क्रॉस, वो जो सर जो बोला कंट्रोल मिनट, वो तो आप जैसे रन करेंगे पता भी नहीं चलेगा बैकएंड में क्या होता है। ये तो है। अब और यही पूछेगा मतलब कैसे कैसे करोगे, मतलब कि देखो उसमें हाई सेटअप करने का उसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो दिमाग का ढक्कन है ना वो खुल जाता है पूरा, कि भाई एपीआई हाँ कैसे चल रहा है, कैसे सर। कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, टीसीडी कैसे कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, कैसे सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर कैसे बना रहे हैं, कहाँ पे एरर आ रहा है, कोई एरर को कैसे पढ़ते हैं, लॉग्स कैसे पढ़ते हैं, एक एक चीज क्लियर हो जाती है। उसमें तब हम लोग एक लिंक रेज किया सर, किसको जाना है तो जाना हो जाएगा। संजय सर, हाँ बोलो सर। उसके तो लोड बैलेंसर भी सब दो दो तीन हाँ हाँ कंट्रोल हाँ, और बिल्कुल एटीसी सब सब करवाएंगे ना उसमें। सब होता है। अभी सब तो ना एक अलग लिंक, ठीक है लिंक वो ठीक ओपन है। किया तो किसको ज्वाइन करना, पे करके ज्वाइन करेगा हम, तो उसको ले सकते हैं आप। आपको सही लगा नंबर, वैसे देखेंगे कितना लोग रजिस्टर करेगा। कितना मिनिमम कितना चाहिए सर उसको? 50 स्टूडेंट। हम लोग तो सर इतना 19 रेडी है सर। नहीं, अगर आप 19 रेडी हो तो 8-10 लोग तो ऐसे भी मेरे पास हैं।
और हाँ तो वैसे ठीक भी है, तब तो कोई बात नहीं, तो हम तो क्या बोलते हैं सर, 19 मेंबर सब Yes, ready. Ready, ready. रेडी है Yes, yes, problem, right. सर, रेडी है सर हम ठीक है, लोग। फिर स्टार्ट कर आप लेंगे सैटरडे को, कोई दिक्कत नहीं। देखो सर, हम 19 रेडी है, बाकी आप कहाँ से लाइए हमें पता नहीं नहीं, है। बाकी तो आ जाएंगे बहुत सारे बंदे। हाँ तो हमें आप बोलिए, एक डेट फिक्स करिए हम टाइमिंग लोग। का मेन इशू होता है, और कुछ नहीं है तो टाइम। एक सर, संजय सर, इसमें एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दें तो हाँ, उसमें सब मतलब हो जाएगा सर। ठीक है, हाँ, अब एक ठीक है। नंबर, शशि सर, सबसे नंबर ले लो ना, एक क्रिएट कर दो ना। क्या नहीं हुआ? इसका, नहीं नहीं, एक मिनट, इसका ग्रुप नहीं क्या अभी, एक है ग्रुप है संजय सर, शशि सर को ऐड नहीं किया आप उस ग्रुप में। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ सारों को ना। ऐड कीजिए सर, मैं इनिशिएट कर लेता हूँ उस पे। ठीक है, मैं ऐड कर आई देता हूँ। थिंक, और उसमें ग्रुप 19 ऑलरेडी है, मेंबर भी उसमें नहीं है ऐड कर सर, देते हैं। उसमें सब 19 मेंबर नहीं है उस ग्रुप में। मैं ऐड कर दूंगा आज ना। हाँ ऐड कर इन्फॉर्म दीजिए, कर और दूंगा हम मैं। लोग पे कर देंगे। ठीक तो है, आप एक डेट फिक्स करिए, क्योंकि ये दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सर। ठीक है सर, ठीक ओके, थैंक यू सर। है, ओके। तो ऑटोमेशन तो बैकएंड प्रोसेस समझने के बाद हम ऑटोमेशन, डायरेक्ट ऑटोमेशन यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम तो पता करना चाहिए ना बैकएंड व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल अगर वो नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है तब। तो आईनेट सर ये कितने सेशन में हो जाएगा सर? सर, 10 घंटे चाहिए मिनिमम। 10 घंटे सर, एक दिन में हो जाएगा, एक ही दिन में करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक फिर दिन में तो नहीं हो पाएगा। हाँ। नहीं नहीं, एक दिन में नहीं सर, इतना एक दिन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो फटाफट कर दूंगा, आपको दिक्कत आएगी। नहीं नहीं ना, नहीं, ना, ना, नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं नहीं आप लगाओ मतलब, सर, बीच में ऐसा लगाओ। कर सकते हैं, एक हाँ एक एक दिन में 2 कंपोनेंट बना दिया, फिर अगले दिन 2 कंपोनेंट बना दिया, चलेगा फिर चलेगा चलेगा, ऐसे हमको कर चलेगा, सकते हो। वैसे चलेगा, नो प्रॉब्लम। नहीं आप क्या बोलते हैं, एक ही दिन में करेंगे तो नोट भी होगा ना। दोबारा करना हम्म। पड़ेगा आपको, कैसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो, हाँ हाँ, ये मल्टी वाला का नोट। जी। 3 कंट्रोल पर 2 डाटाबेस लीजिए सर, ऐसे टाइप का मतलब। चलो सर, फिर मैं ड्रॉप करता हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है ना। ठीक है ठीक ठीक है, है, हम आप ग्रुप बनाइए सर, उसमें हाँ मैं हम बनाता हूँ। लोग इनिशिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, थैंक ओके, बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। यू।